अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। ओके, तो आप देखोगे जो हमारे टाइट्रेशन है वो इतने टाइप्स के होते हैं। एक होता है एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है, एक होगा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और एक होगा उसमें क्या, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो पहले हम देखेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन, अम्ल क्षार अनुमापन। तो देखो बच्चों, जो एसिड बेस टाइट्रेशन है इसमें एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को स्टैंडर्ड बेस से डिटरमाइन करते हैं या फिर बेस की जो कॉन्सेंट्रेशन या स्ट्रेंथ है उसको स्टैंडर्ड एसिड से डिटरमाइन करते हैं। यही लिखा है कि व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड बेस, इससे स्टैंडर्ड बेस से, तो इट इज कॉल्ड एसिडीमेट्री। क्या बोली जाती है, एसिडीमेट्री। एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेस डिटरमाइंड बाय द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज कॉल्ड एल्कलीमेट्री। और जब हम स्ट्रेंथ किसकी, बेस की डिटरमाइन करें, किससे, स्टैंडर्ड एसिड से, तो यही क्या कहलाती है, एल्कलीमेट्री। और दोनों को हम बोलते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। वैसे भी मैंने इसको पूरा डिटेल आयनिक इक्विलिब्रियम में बताया है, पीएच की रेंज क्या है, कौन कौन से इंडिकेटर यूज होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। यहाँ पर हमें केवल एक डेफिनेशन समझनी है। तो समझ गए बच्चों कि जब अम्ल की सामर्थ्य को क्षार के मानक विलयन द्वारा निर्धारित करते हैं तो इसे बोलते हैं अम्लमिति, और जब क्षार की सामर्थ्य को अम्ल के मानक विलयन द्वारा निर्धारित करते हैं तो इसे बोलते हैं क्षारमिति। मतलब जिसका आप सांद्रता ज्ञात कर रहे हैं उसी में मिति लगा दे, क्षारमिति क्षार की, अम्लमिति अम्ल की। जैसे ये लिखा है HCl और NaOH, तो HCl अननोन है और NaOH नोन है, तो ये एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। क्या है ये, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो जब आप बेस का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं और HCl की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर रहे हैं, ये अननोन और ये नोन है, तो ये कहलाएगी क्या, एसिडीमेट्री। NH4OH हमारे पास एक बेस है, HCl नोन है, अब ये स्टैंडर्ड है, तो ये कहलाएगी एल्कलीमेट्री। अब जो ये टाइट्रेशन होते हैं, ये टाइट्रेशन एक केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड है, चाहे वो न्यूट्रलाइजेशन हो, चाहे रिडॉक्स हो, किसी भी तरह से। तो वो रिएक्शन जब हम दो टाइट्रेट और टाइट्रेंट्स मिलाते हैं तो दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, और रिएक्शन कहां पर कंप्लीट हो गई उसको इंडिकेट करने के लिए एक थर्ड कंपोनेंट का यूज होता है जिसे हम बोलते हैं इंडिकेटर। ये तो आप समझते होंगे, पहले भी समझा चुका हूं कि इंडिकेटर मतलब है एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए। किसका एंड पॉइंट, टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए जो सब्सटेंस यूज होते हैं उसको बोलते हैं इंडिकेटर। अगर एसिड बेस टाइट्रेशन चल रहा है तो उसमें जो यू इंडिकेटर यूज होगा वो है एसिड बेस इंडिकेटर, जो कि या तो वीक एसिड होते हैं इंडिकेटर या वीक बेस होते हैं, और मीडियम का पीएच चेंज होने से अपने कलर को चेंज कर देते हैं। इस बेस पर हम क्या पहचान जाते हैं, एंड पॉइंट। जैसे आप देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो समझ गए बच्चों कि अनुमापन का अंतिम बिंदु किससे निर्धारित करते हैं, सूचक से। एसिड बेस टाइट्रेशन चल रहा है तो इसके लिए एसिड बेस इंडिकेटर अम्ल क्षार सूचक का प्रयोग होता है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन चल रहा हो, जैसे HCl NaOH का, तो इस टाइट्रेशन में फिनोल्फथलीन का या फिर मिथाइल दोनों का यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग अगर मान लो एसिड है उसमें फिनोल्फथलीन डाल दें, कलरलेस रहेगा सॉल्यूशन, उसमें NaOH मिलाओगे, जैसे ही है पूरा HCl या एसिड न्यूट्रल होगा, एक ड्रॉप भी अगर आपने क्या मिला दिया उसमें बेस, तो तुरंत फिनोल्फथलीन का पीएच रेंज 8 से ऊपर आने के कारण क्या होगा, कलर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पिंक कलर सॉल्यूशन दे देगा। ऐसे ही मान लो आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, ओके, और सॉरी बेस ले लिया और उसमें मिथाइल ऑरेंज मिला दिया, येलो से कलर का रहेगा, आप उसमें एसिड मिलाते जाओ, जैसे ही कंप्लीट बेस न्यूट्रल होगा, एक ड्रॉप भी अगर आप मिलाओगे बेस एसिड की तो मिथाइल ऑरेंज अपना पिंक कलर दे देगा। तो यहाँ दोनों यूज कर सकते हैं। समझ गए बच्चों कि अगर प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का अनुमापन आप कर रहे हैं तो दोनों सूचक यूज कर सकते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में आप देख सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखें इसके लिए किसका यूज करते हैं, मिथाइल ऑरेंज का। यहाँ फिनोल्फथलीन यूज नहीं होगा, क्योंकि एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो pH 8 से ऊपर नहीं पहुंचता, किसके बाद, टाइट्रेशन के बाद, एंड पॉइंट के बाद, तो ऐसे में फिनोल्फथलीन कलर नहीं देगा, केवल कौन दे सकता है, मिथाइल ऑरेंज। जैसे ही एसिडिटी 3
से ज्यादा मतलब pH 3 के आसपास पहुंचेगा मिथाइल ऑरेंज कलर देता है। जस्ट ऐसा ही यहाँ पर आ गया कि अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का यूज कर रहे हैं तो इसके लिए इंडिकेटर किसका यूज किया जाता है, फेनोल्फथालीन का। तो एक तो यही क्वेश्चन होता है। अब मैं आपको इस तरह से बता दूं, जैसे आपको एक रिएक्शन मिली और ये पूछ लेगा कि बताएं इसमें किस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये लिखा है CH3 COOH प्लस क्या लिखा है NaOH, मैंने लिखा कि इसमें किस सूचक का यूज कर सकते हैं, किस इंडिकेटर का। तो ध्यान देखें कि ये है वीक एसिड और ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहां पर किसका यूज कर सकते हैं हम, फेनोल्फथालीन का। ओके, फिर दूसरा लिखा है NH4OH प्लस HCl NH4Cl प्लस H2। तो यहां पर देखो ये वीक बेस है और ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहां किसका यूज कर सकते हैं हम, मिथाइल ऑरेंज का यूज कर सकते हैं कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मिथाइल ऑरेंज का यूज कर सकते हैं। और मान लो ऐसा लिखा है NaOH प्लस HCl और NaCl प्लस H2, तो यहां पर आप दोनों का यूज कर सकते हैं और मिथाइल ऑरेंज। और सपोज ये रिएक्शन लिखी CH3 COOH प्लस NH4OH, तो CH3 COO NH4 प्लस H2, मैं पूछूं यहाँ कौन सा सूचक यूज कर सकते हैं, कौन सा इंडिकेटर, तो इन दोनों का यूज नहीं कर सकते। इनके लिए कुछ स्पेसिफिक इंडिकेटर्स ही होते हैं, वो अलग से आप डिस्कस देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा ये था एसिड बेस टाइट्रेशन, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है रिडॉक्स टाइट्रेशन। अभी आपने देखा है एसिड बेस टाइट्रेशन, नेक्स्ट है रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो ये जो टाइट्रेशन है टोटली रिडॉक्स प्रोसेस, रिडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड है। इसमें जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं मींस टाइट्रेट और टाइट्रेंट, इनके बीच में एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी। मींस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और गेनिंग, मतलब यहाँ पर लूजिंग और गेनिंग जो है इलेक्ट्रॉन की एक साथ चलती है। तो ऐसा टाइट्रेशन क्या कहलाता है, रिडॉक्स टाइट्रेशन। ये लिखा है कि द टाइट्रेशन बेस्ड ऑन redox reaction, the chemical reaction proceeds with transfer of electron, means simultaneous loss and gain of electron among the reacting ions in solution. सॉल्यूशन में जो रिएक्टिंग स्पीसीज होंगे मींस एक ऑक्सीडाइजर होगा, एक रिड्यूसर होगा। तो जो ऑक्सीडाइजर है वो तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जो रिड्यूसर है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और इस तरह से दोनों के बीच में रिएक्शन चलती रहेगी जब तक कि कोई एक स्पीसीज फिनिश ना हो जाए। जैसे ही एक स्पीसीज फिनिश हुई, मींस मान लो रिड्यूसर फिनिश हो गया, जितना रिड्यूसर का टोटल रिएक्शन कर चुका, तो रिएक्शन का एंड पॉइंट आ जाता है। उस एंड पॉइंट का भी डिटर्मिनेशन किसी इंडिकेटर द्वारा करते हैं। अभी हम देखते हैं कौन कौन से इंडिकेटर कहाँ यूज होते हैं। तो समझ गए बच्चों कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन पर आधारित है। इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से चलती है, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्यागना और ग्रहण करना एक साथ चलता है। जैसे एक है परमैंगनेट टाइट्रेशन, सबसे ज्यादा यूज होने वाला टाइट्रेशन है लैब में। इसमें आप देखते हैं KMnO4 का एक वॉयलेट कलर का या फिर पिंक कलर का एक सॉल्यूशन लेते हैं आप, फेरस अमोनियम सल्फेट है या ऑक्सैलिक एसिड है, इनका कलरलेस सॉल्यूशन लेते हैं। तो यहाँ पर जो KMnO4 एसिडिक KMnO4 एसिड की प्रेजेंस में जो यूज होता है, ये एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। और क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है यहाँ पर, ये ऑक्सीकारक, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और इसे किसमें दिया जाता है, ब्यूरेट में। किसमें लेते हैं बच्चों, ब्यूरेट में। ये अपने आप में एक सेल्फ इंडिकेटर है। इस टाइट्रेशन में KMnO4 के टाइट्रेशन में किसी एक्स्ट्रा या बाहर से कोई हम इंडिकेटर यूज नहीं करते, ये अपने आप में ही सेल्फ इंडिकेटर है। क्यों, क्योंकि जब तक KMnO4 और FAS मिक्स रहेंगे और रिएक्शन चलती रहेगी तब तक सॉल्यूशन कलरलेस रहेगा। और जैसे ही FAS या जो रिड्यूसर है कंप्लीट फिनिश हुआ, एक एक्स्ट्रा ड्रॉप भी KMnO4 की पूरे सॉल्यूशन को पिंक बना देती है और वो इंडिकेट कर देती है कि एंड पॉइंट आ गया। ओके, फेरस अमोनियम सल्फेट, ऑक्सैलिक एसिड, इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे अननोन होते हैं और ये किसकी तरह वर्क करते हैं, रिड्यूसर की तरह है। और इनसे हमें किसमें लेते हैं, टेकन इन पिपेट। ये पिपेट के थ्रू कॉनिकल फ्लास्क में आप लेते हैं। रिएक्शन ये होती है KMnO4 H2SO4 ये हुआ, या मींस ये है KMnO4 ऑक्सीडाइजर, ये है एसिडिक मीडियम। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहां से आते हैं, हमारे रिड्यूसर से। और कुल मिलाकर ये रिएक्शन चलती है। यहां पर लिखा है कि बिफोर एंड पॉइंट सॉल्यूशन कलरलेस, जब तक
एंड पॉइंट नहीं आया, सॉल्यूशन क्या रहेगा, कलरलेस। आफ्टर एंड पॉइंट ओनली वन एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इम्पार्ट पिंक कलर। जैसे ही आप एंड पॉइंट आता है एक ड्रॉप भी KMnO4 का एक्स्ट्रा हुआ और सॉल्यूशन पिंक कलर का हो जाता है। द अपीयरेंस ऑफ पिंक कलर इंडिकेट एंड पॉइंट, और यही बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। समझिए बच्चों कि अंतिम बिंदु से पहले विलयन रंगहीन होता है तथा अंतिम बिंदु के बाद एक KMnO4 की एक ड्रॉप भी, KMnO4 की एक ड्रॉप भी बूंद भी विलयन को क्या कर देती है, गुलाबी करती है। इस तरह विलयन का अंतिम बिंदु पता चल जाता है। तो ये कौन सा होता है, परमैंगनेट टाइट्रेशन। यहां पर हमने ऑक्सीडाइजर के थ्रू रिड्यूसर की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट किया है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिडक्टिव। समझ गए ना, रिडक्टिमेट्री टाइट्रेशन। जब रिडक्टेंट की कंसंट्रेशन मींस, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्टेंट थ्रू ओके ऑक्सीडाइजर। इससे तो इसको रिडक्टिमेट्री टाइट्रेशन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने कंसंट्रेशन रिडक्टेंट की किसके थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजर के थ्रू। तो एक तो ये हो गया, और भी बताता हूं मैं, आप इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, इसी तरह से एक होता है डाइक्रोमेट टाइट्रेशन। समझ गए ना, ये भी लैब में आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल में यूज होता है। तो इसमें क्या होता है, K2Cr2O7 जो कि एसिडिक मीडियम में लिया जाता है, ये एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के फॉर्म में लिया जाता है। और ये क्या होता है यहाँ पर, ऑक्सीडाइजर, और इसे हम किसमें लेते हैं, ब्यूरेट में। आपने देखा होगा हल्का पीला सा जो है K2Cr2O7 या ऑरेंज कलर का दिखता है, तो ये K2Cr2O7 जो है वो ऑरेंज कलर का, आप उसको किसमें भर देते हैं, अपनी ब्यूरेट में। और रिड्यूसर के जो होता है फेरस अमोनियम सल्फेट या जो भी रिड्यूसर होता है वो अननोन सॉल्यूशन होता है, हम इसे पिपेट के थ्रू किसमें लेते हैं, कॉनिकल फ्लास्क में। पिपेट एक फिक्स वॉल्यूम देती है किसका, रिड्यूसर का। और फिर जब हम दोनों के बीच में रिएक्शन कराते हैं तो इस तरह से एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीजन फ्री होती है, यही ऑक्सीजन रिड्यूसर को क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज करती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां से आते हैं, रिड्यूसर। मतलब इस पूरी रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं। इस रिएक्शन में ध्यान रखें एक इंडिकेटर की जरूरत होती है। इंडिकेटर इसमें टू टाइप्स के यूज हो सकते हैं। एक तो होता है एक्सटर्नल इंडिकेटर कि आप टाइट्रेशन लगा रहे हैं, ओके, और फिर उसका कुछ वॉल्यूम लेकर टाइट्रेशन के बाद जो कॉनिकल फ्लास्क होता है उसका कुछ वॉल्यूम निकाल के और उसमें एक एक्सटर्नल इंडिकेटर K4FeCN6 के कुछ ड्रॉप्स डाल के देखते हैं। अगर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है तो अभी और टाइट्रेशन में हम और मिलाते हैं क्या, K2Cr2O7। अगर कोई ब्लू कलर आ जाता है तो इसका मतलब है कि कंप्लीट रिड्यूसर क्या हो चुका है, रिएक्शन कर चुका है, ओके। या फिर इंटरनल इंडिकेटर में डाइफिनाइल अमाइन मिला देते हैं। जैसे ही एंड पॉइंट आता है डाइफिनाइल अमाइन पूरे सॉल्यूशन के कलर को चेंज कर देता है, ओके। तो इस तरह से ये है डाइक्रोमेट टाइट्रेशन। फिर हम आ जाते हैं कि यहां तक बात समझ गए बच्चों की या तो बाह्य सूचक यूज किया जाता है K4FeCN6। ये जो इस सॉल्यूशन में फेरस अमोनियम सल्फेट अगर आप यूज कर रहे हैं तो फेरिक आयन बनते हैं। फेरिक आयन इन आयन्स के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कलर देते हैं। इंटरनल इंडिकेटर के फॉर्म में डाइफिनाइल अमाइन का यूज किया जाता है। फिर है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडीमेट्रिक और आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इनमें। तो देखो इस टाइप, ये भी एक रिडॉक्स टाइट्रेशन है। ये भी क्या है बच्चों, एक रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी जो Ki लिया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड का एक्सिस में एक सॉल्यूशन लेते हैं और इसमें पहले क्या मिलाया जाता है, ऑक्सीडाइजर। क्या मिलाते हैं, ऑक्सीडाइजर। मतलब ऑक्सीडाइजर को डायरेक्ट रिड्यूसर से हम टाइट्रेट ना करके पहले ऑक्सीडाइजर को किसमें मिलाया जाता है, Ki के सॉल्यूशन में। Ki और ऑक्सीडाइजर की रिएक्शन से क्लोरीन फ्री होती है और फिर उस क्लोरीन जो फ्री हुई है उसको टाइट्रेट किया जाता है किसके थ्रू, हाइपो सॉल्यूशन के थ्रू, सोडियम थायोसल्फेट से। और फिर उस सोडियम थायोसल्फेट के क्या इक्विवेलेंट लगे, वो इक्विवेलेंट फ्री क्लोरीन के बराबर होंगे और जो फ्री क्लोरीन है उसके इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइजर के इक्विवेलेंट के बराबर होंगे। इस बेस पर ये टाइट्रेशन किया जाता है। तो आयोडोमेट्री डायरेक्ट आयोडीन बिल्कुल लेके, डायरेक्ट आयोडीन सॉल्यूशन ना लेके किसी के ऑक्सीडाइजर के थ्रू निकली हुई फ्री
क्लोरीन का टाइट्रेशन कराया जाता है। यही लिखा है ना कि इन दिस टाइट्रेशन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अलाउड टू रिएक्ट इन न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम विद एक्सेस ऑफ Ki टू लिबरेट फ्री आयोडीन। समझ गए बच्चों, इसमें Ki के अधिक में ऑक्सीकारक को उदासीन अम्लीय माध्यम मिलाते हैं जिससे आयोडीन फ्री होती है। फिर ये Ki और ऑक्सीडाइजर, ये आयोडीन फ्री हुई। फ्री आयोडीन इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट मींस हाइपो। देखो इस तरह से यहां तक बात समझ गए ना कि इसमें डायरेक्ट आयोडीन का टाइट्रेशन ना होकर लिबरेटेड आयोडीन का टाइट्रेशन किया जाता है और इससे ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर के बीच की रिएक्शन को इनडायरेक्ट लिया गया है। देखो यहां पर हम ये कहें कि इस तरह से जैसे ये है कॉपर सल्फेट, ओके, प्लस Ki, यहां पर इसकी रिएक्शन हुई, बना Ki2 प्लस K2SO4। यहां पर हम 2 मोल ले लें तो यहां पर ये हो गया 2 मोल, तो हमारे पास ये हो गई, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो गया हमारे पास 2K2 ये। फिर ये जो होता है क्या CuI2, ये लिबरेट करता है Cu2I2 प्लस क्या इस तरह से ये लिबरेट हो गई क्या लिबरेट फ्री क्लोरीन। तो यहां पर ऑक्सीडाइजर कौन हुआ बच्चों, ये क्या है यहां पर ऑक्सीडाइजर, क्या है ऑक्सीडाइजर कॉपर सल्फेट। अब हम इस आयोडीन को Na2S2O3 से टाइट्रेट करेंगे। तो ये जब जैसे ही तो यहां पर ये टाइट्रेट में, तो यहां पर ये एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और ये होता कौन है बच्चों रिड्यूसर। कौन है ये रिड्यूसर। तो यहां पर रिएक्शन क्या हुई NaI 2NaI प्लस Na2S4O6 इस तरह से। तो यहां पर आपने स्टैंडर्ड जो है किसका यूज किया स्टैंडर्ड Na2S2O3 का। तो यहां पर इसने टाइट्रेट कर दिया आयोडीन का। इसमें जो इंडिकेटर यूज होता है कौन इंडिकेटर, वो क्या होता है स्टार्च। तो जब तक आयोडीन बनी है तो स्टार्च क्या करता है, ध्यान रखें कि स्टार्च गिव ब्लू कलर विद, ठीक है आयोडीन, किसके साथ विद आयोडीन। तो जब तक आयोडीन फ्री है तब तक ब्लू कलर रहेगा। आप उसमें Na2SO3 मिलाते जाएंगे, जब सारा आयोडीन फिनिश हो जाएगा तो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। तो यहां पर इस तरह से कैलकुलेट हुए, देखो कि इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3 यूज्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ, ठीक है आयोडीन लिबरेटेड, ओके लिबरेटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजर यूज्ड। तो यहां पर हमने इसके इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिए। तो जितनी आयोडीन लिबरेट हुई वो कैलकुलेट हो गई। इसके जो आयोडीन फ्री हुई थी वो किसके इक्विवेलेंट के बराबर होगी, जो भी ऑक्सीडाइजर है यूज किया, जैसे आपने यहाँ पर CuSO4 का यूज किया था तो इस पर। और जब अमाउंट कैलकुलेट करनी है, ठीक है, इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट मास, इसका यूज करके आप अमाउंट पता लगा सकते हैं कि क्या आपके पास अमाउंट आई है। और इक्विवेलेंट अमाउंट पता है तो नॉर्मलिटी ग्राम पर लीटर में अमाउंट निकाल सकते हैं। तो ये कहलाता है कौन सा आयोडोमेट्री टाइट्रेशन मींस यहां पर। और अब यहां देखें कि जो हमारा रिड्यूसर था वो स्टैंडर्ड है और जो ऑक्सीडाइजर है वो अननोन है। तो ऐसे में ऑक्सीडाइजर जो है अननोन था, उसकी कंसंट्रेशन आपने रिड्यूसर से, तो ये कहलाती है ऑक्साइडोमेट्री। क्या कहलाती है ऑक्साइडोमेट्री। मतलब जब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ concentration of oxidizer through okay reducer standard, ठीक है, called ऑक्साइडोमेट्री। क्या है ये ऑक्साइडोमेट्री। तो इस तरह से ऑक्साइडोमेट्री के थ्रू आपने ये आयोडोमेट्री। तो यहां अब देखो बच्चों नेक्स्ट है आयोडीमेट्री, आयोडीमिति। तो वहां पर देखा था आपने आयोडी, ठीक है, आयोडोमेट्री में कि वहां पर किसी ऑक्सीडाइजर के थ्रू Ki से आयोडीन फ्री होती है, फिर इस आयोडीन का टाइट्रेशन करते हैं।
यहां पर डायरेक्ट फ्री क्लोरीन यूज की जाती है एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मतलब डायरेक्ट आयोडीन एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के नॉन सॉल्यूशन के फॉर्म में यूज होता है, और इस आयोडीन के थ्रू जो है दूसरे जो ऑक्सीडाइज वो है रिड्यूसर है उनको टाइट्रेट किया जाता है। तो यहां पर जो आयोडीन है ये क्या होती है, यहां पर ये बता दूं, ऑक्सीडाइजर होती है। क्या होती है? ऑक्सीडाइजर होती है। और इस ऑक्सीडाइजर के थ्रू जो आप रिड्यूसर यूज कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट की जाती है। बट डायरेक्ट आयोडीन को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि आयोडीन एक तो वाटर में इनसॉल्युबल है या मतलब कि लेस सॉल्युबल है, और दूसरा है वॉलेटाइल नेचर का। इसीलिए इस फ्री क्लोरीन को पहले किसमें डिसॉल्व किया जाता है? Ki के साथ। तो ये बनता है Ki3। फिर ये जो Ki3 है यही क्या होता है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और ये क्या होता है? ऑक्सीडाइजर। और इसको किसमें लेते हैं बच्चों? ब्यूरेट में। किसमें? ब्यूरेट में। जैसे आपने KMnO4 K2Cr2 जस्ट वैसा ही यहाँ पर Ki3 का सॉल्यूशन होता है ऑक्सीडाइजर, इसको ब्यूरेट में लेते हैं। और फिर जो भी रिड्यूसर हैं जैसे कि सल्फाइड हो गए, थायोसल्फेट हो गए, आर्सेनाइट हैं, इनको टाइट्रेट किया जाता है आयोडीन के थ्रू। तो वहां पर आयोडीन फ्री हुई थी, उस आयोडीन को हमने किसके थ्रू टाइट्रेट किया था? सोडियम थायोसल्फेट के थ्रू। और यहां पर जो आयोडीन है ये डायरेक्ट यूज होती है, तो यही लिखा है कि इट इज द टाइट्रेशन इन व्हिच फ्री आयोडीन इज यूज्ड, बट डायरेक्ट आयोडीन नॉट यूज्ड बिकॉज़ इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर एंड वोलेटाइल इन नेचर। देयरफॉर ठीक है यूज्ड विद Ki एंड यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। Ki के साथ मिलाया, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना, ऑक्सीडाइजर ब्यूरेट में दिया। ठीक है, दिस सॉल्यूशन फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड बिफोर यूज। पहले इस सॉल्यूशन को हमें स्टैंडर्डाइज्ड करना होता है कि अब एक्चुअल में क्या आयोडीन की कंसंट्रेशन है। मींस ये एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। क्या है ये? सेकेंडरी स्टैंडर्ड। कौन? Ki3। और फिर इसके बाद इस सॉल्यूशन के थ्रू किसका टाइट्रेशन करते हैं? सल्फाइड है, थायोसल्फेट है, आर्सेनेट, इस तरह से। जैसे आयोडीन है तो यहाँ पर ये है ऑक्सीडाइजर, ये क्या हुआ? रिड्यूसर, और ये हो गए टाइट्रेशन। इसमें भी जो स्टार्च है, क्या है? स्टार्च। यही क्या यूज होता है? इंडिकेटर। तो यहां तक बात समझ गए? दोनों में क्या डिफरेंस है? आयोडोमिथी, आयोडीमिथी, आयोडोमेट्री, आयोडीमेट्री। आयोडोमेट्री में आयोडीन बाहर से किसी के थ्रू निकाली जाती है, इसमें डायरेक्ट यूज होती है। ओके, तो यहां तक अब देखो बच्चों, ये दो टाइट्रेशन और हैं। एक होता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, अवक्षेपण अनुमापन, और एक है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ओके, तो देखो ये जो टाइट्रेशन है दिस इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन। मतलब इसमें जब टाइट्रेट और टाइट्रेंट दोनों मिलेंगे तो इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनता है? प्रेसिपिटेट। इसी पर बेस्ड है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। जब तक प्रेसिपिटेट रहेगा और प्रेसिपिटेंट मिलता रहेगा, दोनों से प्रेसिपिटेट बनता रहेगा। अब आता है कि एंड पॉइंट कैसे पता चले, तो इसमें भी एक इंडिकेटर यूज होता है। जैसे ही एंड पॉइंट आता है, इंडिकेटर प्रेसिपिटेट की सरफेस पर एडजॉर्ब होता है और अपने ऊपर या उस क्या करता है, फिर जो टाइट्रेंट है उससे रिएक्शन कर लेता है और कोई ना कोई कलर प्रोड्यूस्ड कर देता है। समझ गए ना कि जैसे ही एंड पॉइंट आएगा जो इंडिकेटर है, अब वो क्या करेगा कि जो फ्री टाइट्रेंट मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं उन टाइट्रेंट मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करके कलर देता है। तो समझ गए ना कि द टाइट्रेशन बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ insoluble precipitation when the solutions of two reacting species, इसमें एक कौन सी होगी? टाइट्रेट, और दूसरा क्या होगा? टाइट्रेंट। समझ गए बच्चों? दो स्पीसीज जो हैं उनके दोनों के सॉल्यूशन होंगे जब इस तरह से। जैसे यहाँ पर AgNO3 है, अननोन सॉल्यूशन, तो ये क्या है हमारा यहाँ पर? टाइट्रेट। क्या है? टाइट्रेट। और NaCl जो है ये क्या है हमारा यहाँ पर? टाइट्रेंट। दोनों मिले क्या बना? AgCl और NaNO3। जस्ट ऐसा ही AgNO3 में NH4Cl इसका प्रेसिपिटेट आता है। इंडिकेटर गिव कलर एट एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। ये तो हम जानते हैं कैसे देता है। आफ्टर एंड पॉइंट इंडिकेटर रिएक्ट विद टाइट्रेंट, प्रेसिपिटेटर गिव कलर। मतलब ये है कि जब तक ये रिएक्शन होती है, यहाँ पर जो AgCl बना तो यहाँ पर इसकी सरफेस पर इंडिकेटर आ गया। फिर ये इंडिकेटर क्या करेगा कि जैसे आपने यहाँ पर क्लोरीन आयन है, तो ये जो प्रेसिपिटेटर है
इनसे रिएक्शन करेगा। तो इंडिकेटर और क्लोरीन आयन, इनसे क्या बन जाएगा? कलर। या हम ये कहें कि इंडिकेटर प्लस CnS, तो ये क्या बन जाएगा? कलर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर आयरन का आयन डाल दें और AgCnS जो है, जैसे ही जब तक Ag से रिएक्शन करेगा AgCnS बनता रहेगा NH2CN। एक जैसे ही Ag फिनिश होगा, CnS फ्री हुए और आयरन अगर है 2+, तो तुरंत वो CnS के साथ रेड कलर दे देगा और एंड पॉइंट हमें पता चल जाएगा। तो इसमें सीधा सा है कि जो इंडिकेटर है वो टाइट्रेंट से रिएक्शन करके कलर देता है और इस तरह से एंड पॉइंट डिटरमाइन हो जाता है। समझ गए बच्चों कि यह अनुमापन अवक्षेपण पर आधारित है। इसमें दो घटकों के विलयन जब आपस में मिलते हैं तो अवक्षेप बनता है। अंतिम बिंदु के पश्चात सूचक अनुमापक के साथ जुड़कर रंग दे देता है। और दूसरा है नेक्स्ट जो लास्ट है, ये है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, संकुलमिति अनुमापन। ये जो अनुमापन है, ये जो टाइट्रेशन है, ये टाइट्रेट और टाइट्रेंट इनके बीच में होने वाले रिएक्शन से बनने वाले कॉम्प्लेक्स पर बेस्ड है। ठीक है कि टाइट्रेशन इन विच एन अनडिसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड एट इक्विवेलेंस पॉइंट। जैसे Ag के साथ ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ओके, जस्ट ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं इस तरह से दो, तो ये यहां पर सपोज हमारे पास ये है टाइट्रेट, तो यहां पर ये क्या है हमारा टाइट्रेट और इनके बीच में कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसमें भी इंडिकेटर यूज होता है, वो भी क्या करता है एंड पॉइंट पर जो है ये जो टाइट्रेंट होगा उससे रिएक्शन करके कलर देता है। जैसे EDTA सबसे ज्यादा यूज होता है। EDTA का जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है तो EDTA का यूज होता है। EDTA कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ क्या करता है कि ये है मान लो कैल्शियम 2+ और यहाँ आ गया EDTA, ओके। इसका डाइसोडियम सॉल्ट यूज होता है। कौन होता है? डाइसोडियम सॉल्ट। तो इस तरह से Ca2+ और यहाँ पर EDTA ऐसे ऐड हो जाता है और एक कॉम्प्लेक्स बनता जाता है। अब डाइसोडियम सॉल्ट जो होता है उसमें जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप हैं उनके दो कार्बोक्सिलेट ग्रुप सोडियम से बॉन्डेड होते हैं, मींस एक EDTA का 2- चार्ज लिया जाता है। तो ध्यान रखें कि एक EDTA अकेला 6 कोऑर्डिनेशन पूरा कर सकता है, लेकिन यहाँ पर डाइसोडियम सॉल्ट का यूज किया गया तो ये टेट्रावैलेंट की टेट्राडेंटेट की तरह वर्क करता है। तो खैर हमें इतना गहरा नहीं जाना। तो EDTA का जो है इनके कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने में किया जाता है और इसके लिए जो इंडिकेटर यूज होता है वो है एरिक्रोम ब्लैक टी। इसके अलावा ईओसीन, इस तरह के भी इंडिकेटर्स यूज होते हैं। तो समझ गए बच्चों कि ये जो अनुमापन है ये अनुमापक और टाइट्रेट जो है उनके बीच में रिएक्शन से बनने वाले संकुल पर आधारित है। एंड पॉइंट आता है तो जो टाइट्रेंट है, जो अनुमापक है, वो सूचक से क्रिया करके कोई ना कोई कलर दे देता है और इस तरह से टाइट्रेशन पूरा हो जाता है। जैसे कि EDTA का यूज होता है कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के अनुमापन में। इसमें EDTA के डाइसोडियम सॉल्ट का यूज होता है और एरिक्रोम ब्लैक टी का सूचक की तरह यूज होता है। कुल मिला के ये थे हमारे टाइट्रेशन के टाइप्स, एसिड बेस, रिडॉक्स, ठीक है, प्रेसिपिटेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्री। रिडॉक्स में काफी टाइट्रेशन आते हैं, ठीक है, उनको मैंने डिटेल में बताया। तो यहां तक हमने टाइट्रेशन का लिया। अब आगे का जो भी टॉपिक है हम उसको डिस्कस करें। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।